स्टार्ट। नमस्कार। मैं आयुष जैन। हम स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में आज वापस से पॉलिटिकल गॉसिप में एक नया चैप्टर लेके आए हैं। मेरे साथ हैं अभिमन्यु भारती और आज हम बात करेंगे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे। हाँ अभिमन्यु। तो आयुष बताइए, कहाँ से हाँ शुरू करना है? दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल काफी एक पिछले 1-2 महीने में चर्चा का विषय रही है। जब से हाँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑर्डिनेंस आया और फिर अभी बिल जो संसद में पास हुआ। तो एक काम करते हैं, आई थिंक पहले ना थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझते हैं और थोड़ा सा स्टार्टिंग से जाते हैं कि है क्या दिल्ली का पूरा खेल क्या है। तो दिल्ली जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करता था, जो कि 1956 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिससे कि यूनियन टेरिटरी बना। और फिर 1991 में एक अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे वो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना, जिसका कि एक विधानसभा रखा गया। लेकिन कुछ अहम मुद्दे यूनियन को दिए गए, जैसे कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। क्योंकि वो राजधानी है तो ये कुछ मुद्दे थे जो कि केंद्र के पास में रहेंगे, ये तय हुआ। और यहाँ पे एक एलजी रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि जैसे गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करते हैं। पूरा मतलब डिसीजन वगैरह इनके पास से फाइल पास होती है, तो इसकी वजह से काफी टाइम से वो चीजें चल रही थी। अब लगभग 2015 से ये तीन मुद्दे थे, चल रहा था सब कुछ, मतलब जो भी दिक्कतें थी हमेशा से ही रही होगी। लेकिन 2015 से कुछ ज्यादा दिक्कत होने लगी। और क्यों होने लगी? एक चीज को लेके, वो था सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। और जो भी सर्वेंट, सिविल सर्वेंट और मेन जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके ट्रांसफर्स वो कैसे वर्क करने चाहिए, उसको लेके एक इशू होने लगा सेंटर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में। और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी इसी साल 11 मई को एक उनका रूलिंग आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में सर्विसेज का जो भी अधिकार है वो रहेंगे, वो ट्रांसफर करने के। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको कि ये, क्योंकि इस पे क्लैरिटी की जरूरत है और अगर इसको फाइनल करना है तो केंद्र एक इस पे बिल लाए और वो तब किया जा सकता है। तो जैसे ही ये चीज आई, 11 मई को ये आई और 19 मई को ऑर्डिनेंस ले आया गया। अब ऑर्डिनेंस क्यों लाया, थोड़ा सा एक मिनट बस वो समझ लेते हैं कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो बिल नहीं होता है, अध्यादेश होता है। अध्यादेश मतलब कि उस टाइम पे लाया जाता है उसको जब सत्र नहीं चल रहा है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, और फिर एक ऑर्डिनेंस की एक लिमिटेड अवधि होती है। उस अवधि तक वो वैलिड रहता है और उसके बाद अगर उसको बिल में नहीं कन्वर्ट किया जाता तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो उसके कुछ समय बाद, यानी कि अभी रिसेंटली उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। अब राष्ट्रपति की मोहर लगती वो बिल बन गया। तो ये, और बिल क्या था उसमें कि एक सर्विसेज जो थी वो अब केंद्र के अंडर आने लगी। इनडायरेक्टली कह लीजिए आप या कैसे भी कह लीजिए, एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और सीएम, ये तीन लोग उसमें रहेंगे। जो कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि केंद्र उनको मनोनीत करता है, केंद्र उनका निर्धारित करता है, इसलिए 2:1 और सबका एक एक वोट है। सीएम है वहां पे, वो चेयरमैन है, लेकिन वोटिंग राइट्स एक एक है, तो हमेशा मेजोरिटी होगी और सेंटर की रहेगी। तो इसलिए सारे फैसले केंद्र के हाथ में चले जाएंगे सर्विसेज से रिलेटेड। और इसीलिए इस पे काफी ज्यादा वो चल रहा है, डिसेंट चल रहा है, ये सारी चीज। अब इस पे आई थिंक एक वो पूरा क्रोनोलॉजी हो गई है कि कैसे कैसे चीजें हुई है। अब थोड़ा इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि एक चीज आयुष जो समझने की बात है कि हाँ जो आपने क्रोनोलॉजी समझाई, हाँ तो क्रोनोलॉजी तो समझ में आ गई, हम्म बट लड़ाई इस बात की है ही नहीं। हम्म लड़ाई दूसरी बात, हम्म लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। अब आपको भी पता है कि देश में जो सिस्टम है उसमें सरकार जो है या जो सिस्टम वो ब्यूरोक्रेसी चलाती हम्म है। हम्म पॉलिटिशियंस ऑर्डर देते हैं बट एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूरोक्रेसी। बिना ब्यूरोक्रेसी का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी पॉलिटिकल फिगर कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि जैसे सरदार पटेल ने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी द स्टील फ्रेम, आयरन फ्रेम,
तो एग्जीक्यूशन उन्हें ही करना है। अब दिल्ली में दिक्कत ये आई कि अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपनी तरह से शासन चलाना चाहते हैं, दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, मदद पहुंचाना चाहते हैं। तो उनको ऑफिसर्स अपने चाहिए, अपने चाहिए मतलब जिनके साथ वो ट्यूनिंग या जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो सके या जिनके थ्रू वो काम करा सके। और प्रॉब्ली हर सरकार, ये हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री ये चाहता है कि उसको अपने लायक मैंने सो दैट ईज ऑफ वर्क हो। पर अभी तक जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने या उससे पहले भी, तब तक ये पावर की उनके आईएएस कौन रहेंगे, उनके सेक्रेटरीज कौन रहेंगे, ये केंद्र डिसाइड करता था। तो अरविंद केजरीवाल को इस चीज से प्रॉब्लम प्रॉब्ली होने लगी कि वो जो काम करना चाहते थे दिल्ली के लिए वो नहीं कर पा रहे, और वो उसके लिए ब्लेम थे कि जो उनके ऑफिसर्स है या जो सेक्रेटरीज है, जो आईएएस है, वो उनके मन के हिसाब से नहीं, केंद्र के द्वारा अपॉइंटेड है, केंद्र के द्वारा सफल किए जाते हैं। सो इसलिए वो फ्री फ्लोइंग गवर्नमेंट नहीं दे पा रहे, भी बहुत काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मैं इस परिप्रेक्ष्य में एक दो बात और बता देना चाहता हूँ कि बाकी स्टेट में कैसे ये काम होता है, क्योंकि मुझे अनुभव रहा है ब्यूरोक्रेसी के साथ थोड़े नजदीक काम करने का, 1-2 साल का। तो दूसरे स्टेट में क्या होता है कि सेंट्रल कैडर कर देती है, जैसे बिहार को आईएएस चाहिए, तो सेंट्रल ये बोल देता है कि ये 75 ये 50 आईएएस आईपीएस आपके, आपको अपने स्टेट में कैसे यूज करना है ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। उसको डीएम बनाना है, सेक्रेटरी बनाना है, स्पेशल सेक्रेटरी बनाना है, शंटिंग में डालना है, अपने स्टेट में उसको कैसे करना है वो स्टेट तय करती है। उस पर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्र का हस्तक्षेप तब होता है जब केंद्र को कोई ऑफिसर चाहिए होता है, तब तो केंद्र का काम बेसिकली स्टेट को देना या लेने तक हस्तक्षेप रहता है। इंटरनल मैनेजमेंट स्टेट खुद करती है। यहां पे क्या है दिल्ली के केस में, ये भी कि इंटरनल मैनेजमेंट की पावर नहीं थी केजरीवाल जी के तरफ, इसलिए जो वो बहुत सा बार होता है कि जो अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे आप वैसे आईएएस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है तो आप वैसे ऑफिसर को देना चाहते हैं जो वो माइंडसेट का हो। प्रोबेबली अब सही बात है कि सच में दिक्कत थी, ये पता नहीं, ये इंटरनल दिल्ली गवर्नेंस की बात है, पर मुद्दा ये था वो अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक दूसरे स्टेट, बिहार, यूपी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जैसे इंडिपेंडेंस चाहते थे कि जो भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट जो उनको मिला वो अपने हिसाब से सफल कर सके, अपने हिसाब से यूज कर सके, और ये प्रोविजन में नहीं था। तो इस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था केस, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक हाई कोर्ट में पहले किया था, हाई कोर्ट में उनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिला था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में फेवरेबल जजमेंट मिला उनको कि आप आई मीन कर सकते हैं। और पर अल्टीमेटली जो फाइनल से होता है, क्योंकि दिल्ली की पोजीशनिंग ऐसी है, तो केंद्र गवर्नमेंट यदि कोई लॉ या बनाती है तो केंद्र गवर्नमेंट वो कर सकती है। तो लड़ाई है गवर्नेंस। तो अब क्या है कि, और ये एक, क्या हम लोग कल ही परसों बात कर रहे थे आपस में कि नैरेटिव कैसे कंट्रोल करता है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी की एक जो बहुत स्ट्रांग बात रही वो रही कि वो नैरेटिव को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में अभी तक सफल रहे हैं चीजों को लेकर। दिल्ली में कितना एजुकेशन उन्होंने किया है, कितना मॉडल स्कूल किया, कितना हेल्थ किया, कितना मोहल्ला क्लिनिक किया, वो पता नहीं, ठीक है, हो सकता है किया होगा, नहीं किया होगा, हर गवर्नमेंट के सफलता विफलता रहते हैं, पर उन्होंने ऐसा ये नैरेटिव कंट्रोल किया कि हम हेल्थ और एजुकेशन में करें। इस केस में भी बात बस इतनी थी कि कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, कंट्रोल भी नहीं, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग की कंट्रोल की बात थी, और उनको अरविंद केजरीवाल ने इस तरह पोर्ट्रे किया कि इससे डेमोक्रेसी खत्म हुई। तो एक नैरेटिव वॉर है ये। और आगे यदि कोई काम ऐसा होता है जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे या फेल होंगे, तो मेरे ख्याल से वो बोल पाएंगे कि क्योंकि मुझे मेरे अफसर नहीं मिले या मैं अपने हिसाब से उनको यूज नहीं कर पाया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, तो वो एक उस पर तरह ये हाँ बोल पाएंगे, और आई थिंक कुछ हद तक सही भी होगा शायद, क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही आप काम करवा सकते हैं। अब कोई ऐसा सेक्रेटरी या कुछ ऐसा वहां पे लगा दिया केंद्र ने जो उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी ट्यूनिंग नहीं है, तो फिर दिक्कत तो होगी। नहीं, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो बोली एकदम सही बात है प्रैक्टिकली, पर इसका दूसरा पहलू भी, दूसरा पहलू है कि दिल्ली कोई यूपी और महाराष्ट्र है नहीं। दिल्ली 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 का मतलब है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, जनता के साथ साथ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय है, साउथ ब्लॉक है, प्रधानमंत्री ऑफिस है, आई थिंक सैकड़ों इंस्टीट्यूशन, विजिलेंस, इलेक्शन कमीशन, मतलब जितने भी होते हैं के अलावा एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए, हर क्षेत्र के हेड ऑफिसेस काफी सारे, सबसे इम्पोर्टेंट एंड एम्बेसीज,
हाँ हाँ, अभी विदेश एम्बेसी। के लोगों के वहां पे वो है, और आपको पता है एम्बेसीज के अलग रूल होते हैं, उनकी गाड़ी के अलग नंबर्स होते हैं। हाँ हाँ। तो दिल्ली को एज अ स्टेट कंसिडर नहीं किया जा सकता है। मतलब फिर नहीं तो स्टेट कंसिडर करने लिया जा सके तो हो सकता है कल प्रधानमंत्री को परमिशन ना मिले दिल्ली से निकलने का, हाँ 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 लॉ एंड ऑर्डर में हो सकता है ये पावर चला जाए, हाँ हाँ। हो जाए कि और पृथ्वी को नाइट किया इसीलिए, जाए। तो हाँ, एक इसलिए दिल्ली था ही नहीं कभी कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिल्ली स्टेट का कोई था ही नहीं, सीन ही नहीं। क्योंकि ये मतलब एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि सरकार भी काम कर सके और ये चीजें प्रोटेक्ट की जा सके। ये जो पावर जो केंद्र के पास है, ये पावर कोई अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए नहीं दिया गया है, ये पावर हमेशा से नहीं। आई थिंक 91 से जब से दिल्ली में सदन बना, विधानसभा बना और सरकार बनी, मतलब टाइम सिंह वर्मा रहे, मदन लाल खुराना रहे, सुषमा जी रही, शीला दीक्षित जी रही, चार लोग मुख्यमंत्री रहे, ये पावर तब से रहा है कि केंद्र का रहे। तो ये कोई ऐसा नया चीज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से ये लाया गया है, या अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए, उनको काम नहीं करने के लिए लाया गया है। नहीं, आई थिंक हाँ, परेशान नहीं करने, काम नहीं करने का तो वो मतलब वो तो शायद सही चीज नहीं होगी हम लोगों के लिए। लेकिन लेकिन जो लोगों की तरफ से जो वोटर्स हैं, अब वोटर्स को अगर अभी क्या समझ में आ रहा है कि अगर पूर्ण राज्य मिल जाता है तो दिल्ली का भला होगा, एक ये नैरेटिव कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के डाल दिया गया है कि पूर्ण राज्य मतलब कि अच्छा विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, केंद्र उतना अच्छा विकास नहीं कर पाता है। और बीजेपी ने इसको तो काउंटर किया है कि नहीं, दिल्ली को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पे शायद फोकस नहीं किया है कि किस तरह से केंद्र के पास रहने से और ज्यादा अच्छा विकास हो सकता है। तो ये नैरेटिव कहीं ना कहीं अभी वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो केजरीवाल के साथ में। नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, बट एक दो सत्य और है जो समझने की जरूरत है। हाँ, मेरे ख्याल से अनडिस्प्यूटेड कोई किसी कोई पार्टी को एफिलिएशन न रखते हुए यदि दिल्ली में कोई आदमी रहता है या दिल्ली गया है, वो ये जरूर बता पाएगा कि दिल्ली में सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तब हुआ जब शीला दीक्षित की सरकार थी। हाँ हाँ, वो सब बड़ा विकास दिल्ली को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू न्यू एज सिटी, वो शीला दीक्षित के सरकार में हुआ है। हाँ हाँ पहले भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं था उसके बाद, तभी ये नियम थी। तो मेरा पॉइंट ये कि पुराने मुख्यमंत्रियों ने इस ढांचा के अंदर सफल काम किए। दूसरा बात कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमेशा अच्छी चीज होती, हमेशा, पर इसके साथ एक और थोड़ी सी बात, दिल्ली में आप बोलेंगे दिल्ली में दिल्ली वाले बहुत कम, दिल्ली इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द कंट्री। हरियाणा से है, राजस्थान से है, पूर्वांचल से है, बंगाल से है, साउथ इंडिया से है, तो हर जगह। तो उनमें वो एक कुछ बहुत ज्यादा कॉमन यूनाइटिंग फैक्टर नहीं। स्टेट की फीलिंग तब आती है जब आप कॉमन यूनाइटिंग फैक्टर हो जाती है, लैंग्वेज कॉमन हो गई, तेलुगु हो गई, या उनको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया, तो वो एक राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए या के लिए करते हैं। तो ऐसा कोई यूनाइट वो फैक्टर है। जनता को डेफिनेटली विकास से मतलब है। विकास को दो तरीके का विकास देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार में देखा, और एक जो डायरेक्ट बेनिफिट हो सकती है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जो पॉपुलर स्कीम के माध्यम से, वो भी एक विकास मॉडल है, थोड़ा अलग विकास मॉडल, लेकिन विकास मॉडल है, वो भी देख रहे हैं। तो विकास मतलब हो सकता है स्टेट होने से ज्यादा अच्छा हो जाए, बट मेरे ख्याल से जनता को ये भी समझना होगा कि दिल्ली की जो पोजिशनिंग है, ठीक है, वो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि अगेन जो हमने बात बताया कि संसद भवन है, एम्बेसीज है, इतनी सारी चीजें हैं कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे नहीं चुनी जाती। और मेरे ख्याल से मुझे मतलब पूरी सही जानकारी नहीं, पर मैंने सुनी सुनाई हुई बात बोलूं तो आई थिंक वॉशिंगटन डीसी का भी यही स्टेटस है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का भी यही स्टेटस है, तो बाकी जो बड़े ऐसे हैं वहां पे भी सिमिलर स्टेटस में ऑपरेट चीजें होती है, जहां पे मतलब कंट्रोल नेशनल गवर्नमेंट करे और वो नेशनल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर सके। पर चलिए ठीक है, इसको ऐसे समझें कि जरूरी है कि यहाँ पे केंद्र का शासन रहे, और उसके साथ में शायद एक समय पे जरूरी रहा होगा या जरूरी समझा गया होगा कि एक कुछ हिस्सा
एक राज्य सरकार भी बनाई जाए, एक विधानसभा बनाई जाए जो कि वहां पे लोकल मैटर्स को वो देखें। लेकिन अगर ये बात करें कि बीजेपी का स्टैंड क्या रहा है, तो अगर इस चुनाव से पहले देखें तो बीजेपी ने भी पूर्ण राज्य के लिए दिल्ली वालों को कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूर्ण राज्य कर देंगे। तो तब वो मतलब या अब वो क्या एक चुनावी जुमला कह सकते हैं उसको था, या फिर वो आए पावर में तो उनको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई जो पहले नहीं आ रही थी। क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका मैं आपको बेसिक बेसिक इसका कोई भाजपा से लेना देना नहीं है, बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी है हाँ हाँ। कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो विपक्ष में रह के आप उठाते हैं हम्म, हम्म। और सत्ता में आके आप उस पर मौन और गौन हो जाते हैं। जैसे महंगाई, हर कोई महंगाई, उठाता है। हाँ इन्फ्लेशन, हाँ महंगाई, हाँ इन्फ्लेशन, हाँ हाँ बेरोजगारी, हाँ मेड इन इंडिया या स्वदेशी की बात थी, हाँ हाँ। या एक बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त या जन भ्रष्टाचार। लोकपाल की बात। हाँ। आम पार्टी तो सरकार में आई तो वो तो विपक्ष के रूप में थी, उनकी हम्म डिमांड क्या थी? हम्म जन लोकपाल आना चाहिए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए। हम्म आज वो सत्ता में 8 साल से 9 साल से है। हम्म लोकपाल का जब भी सुनाई नहीं दिया। हम्म ये सारी मुद्दा ऐसी है पॉलिटिक्स में, जो आप विपक्ष में, जो विपक्ष में होता है हम्म वो इसे गाता है, रोता है, चिल्लाता है, और जो हम्म सत्ता में आते हैं वो उसको भूल जाते हैं। ब्लैक मनी जो हम्म होते हैं वो बोलते हैं ब्लैक मनी आना चाहिए, और जो सत्ता में आते हैं तो उस पर वो हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल से देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर पार्टी रिस्पेक्टिव ऑफ की आइडियोलॉजी, देखिए कुछ चीज तो आइडियोलॉजी से लिंक होती है, हम्म जैसे राम मंदिर, धारा 370, तो ये सिर्फ हम्म भाजपा ही गाती थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं गाती। हम्म पर कुछ मुद्दे जो हर पार्टी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टी, कम्युनिस्ट हो, वो सारे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वो चीज डिमांड करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो वो चीज हम्म इग्नोर हो जाते हैं, वो चीज भूल जाते हैं। तो आई थिंक दिल्ली भी एक वैसा मामला है, क्योंकि आप पोजीशन ऑफ पावर में रह के वो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि पोजीशन ऑफ पावर जब पहुंचते तो पता चलता है कि उसका हम्म, मतलब क्या, कितना स्टेक है, क्या हाँ। स्टेक। पर अगर हम कहें कि पहले से ही यही सिचुएशन थी कि सर्विसेज को सेंटर ही कंट्रोल करता था, और ये बिल जो आया है वो एक बस इसको ऑफिशियल करने के लिए आया है, बाकी चीजें तो ऐसे ही चल रही थी, है ना। अगर ये मान लिया जाए तो फिर बाकी पार्टीज जो है पूरा मतलब विपक्ष के सभी लोग कहीं ना कहीं इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हुए। तो वो चीज कहाँ से, अगर कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने यही रहते हुए उन्होंने विकास भी किया और सब चीजें करी है, तो फिर उनको तो अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब तब तो उनका। हाँ, तो ये फिर चीज कैसे हो? ये एक मतलब मैं इसको दो बात करके समझाना चाहूंगा। हम्म पहला बात तो विपक्ष खड़ी हुई ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सफलता है कि वो विपक्ष को खड़ा कर पाए अपने हम्म मुद्दों, पहली बात। दूसरी बात की जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है कि जो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का वो आया था, हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 मई को आया था। हाँ, 11 को आया था और 17 को 19 को ऑर्डिनेंस पास हुआ। 11 मई के पहले की जो स्टेटस थी, हाँ। जो ऑर्डिनेंस ने उसे बहाल किया, जो हम्म 91 से लेकर 11 मई 2023 तक जो चल रही थी, हम्म इस ऑर्डिनेंस या इस बिल ने उसे ही बहाल किया, नया कुछ भी नहीं किया। हम्म ठीक है, जो 7 दिन 6 दिन 7 दिन जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन्फोर्स रहा, उसको रिवर्स करके बहाल किया। हाँ। अब क्या है कि अगेन इट वाज मोर ऑफ अ नरेटिव वॉर रेदर देन एनीथिंग एल्स। हम्म आप नैरेटिव देखेंगे तो नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की गई, या सफल भी रही, कि ये डेमोक्रेसी को सबड्यू कर रहे हैं। हम्म अरविंद केजरीवाल की आप कोई भी ट्वीट, कोई भी मैसेज पढ़ लें, वो कभी भी सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, हम्म वो ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई जनता से चुनी हुई सरकार को इन्होंने अपाहिज कर दिया, सारा हम्म, पावर ले ली, सारी शक्ति ले ली, हाँ हाँ डेमोक्रेसी को इसने बर्बाद कर दिया। हाँ। ठीक है, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी डेमोक्रेटिक, हम्म स्टेट से उनकी पावर ले रहे हैं। हम्म और ये नैरेटिव को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि एक ऑपोजिशन पार्टी को लगा कि एक मौका है जब हम ये नैरेटिव को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो मोदी अमित शाह का जो काम करने का तरीका है वो हम्म थोड़ा एंटी डेमोक्रेटिक रहा है, मतलब
चर्चा में कम विश्वास करते हैं, एक्शन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो ठीक है। तो एडवांटेज भी है कि डिसएडवांटेज भी होता है। उसको उस जो वो जो उनकी वर्किंग स्टाइल, उनके खिलाफ अटैक का इनको वो मामला लगा कि एक जनता में परसेप्शन बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र के विरोधी सरकार। क्योंकि देखिए पिछले 5 साल में 8 साल में लोग बोलते रहे कि एक बार और भाजपा आ गई तो अगली बार चुनाव भी नहीं होगा, ये लोग यूज करते रहे। अगेन इसका मतलब क्या होता है कि ये अनडेमोक्रेटिक लोग। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इन्होंने एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी पे उनको विश्वास नहीं है और ये स्टेट के पावर को छीन लेना चाह रहे हैं। और इस वजह से आई थिंक अरविंद केजरीवाल की ये बहुत तारीफ करने लायक बात है कि वो सारे ऑपोजिशन पार्टी को इस मुद्दे पे रैली करने में सक्सेसफुल रहे। ऑलमोस्ट सबने उनका साथ दिया एक्सेप्ट 1 और 2 साथ रहे। और एक परसेप्शन भी देश में जैसा खड़ा हुआ कि सरकार कुछ तो दिल्ली के साथ खराब कर रही है। देखिए आम जनता बहुत डिटेल चीजों को नहीं जानती, पर आज आप यदि आम जनता में जाएंगे कि दिल्ली में क्या हुआ, लोग बोलेंगे यार कुछ तो हुआ, मतलब कुछ तो ये मतलब बदमाशी कर रहे हैं या कुछ तो। और ये चीज बताने में मेरे ख्याल से वो लोग एक हद तक सफल रहे हैं अभी। और ये चीज दिल्ली के साथ में इसलिए आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो राजधानी है। और दिल्ली, अब जैसे दिल्ली के सीएम की बात करें तो वो जितना लाइमलाइट में रहते हैं उतना झारखंड के सीएम कभी रह नहीं सकते हैं, जबकि झारखंड की पॉपुलेशन दिल्ली से ज्यादा है। पॉपुलेशन देखेंगे, जो भी बाकी पॉलिटिक्स के उससे देखेंगे नंबर्स के हिसाब से तो ज्यादा है। लेकिन दिल्ली के सीएम की बात, अभी यही चीज कहीं और हुई होती तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब तब तो विपक्ष नहीं आता था। झारखंड हाँ के सीएम को कवर करने हमारे मीडिया को दिल्ली से झारखंड जाना पड़ेगा ना। हाँ 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 तो वो डिस्टेंस का बात आती ही है। महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं विदर्भ पीछे रह गया क्योंकि हाँ बॉम्बे से डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो भी हाँ जैसे इंडिया में बोलते थे नॉर्थ ईस्ट पीछे रह गया, हाँ तो दिल्ली से डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम्म, जो भी डिस्टेंस ज्यादा रहता है उनको कम लाइट मिलती है, जो पास रहते हैं उनको ज्यादा लाइट मिलती है। हाँ हाँ सिस्टम। हाँ। तो वही है कि मतलब वो तो हमेशा रहने ही वाला है। पर जब अगर ये चीज है कि सरकार इनकी है, केजरीवाल की सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे, और अगर अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब तो हमें कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, अब बिल भी पास हो गया है, अब तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल के अगेंस्ट लड़ाई, बिल पास हो गया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अब करेंगे क्या वो मतलब मेरे ख्याल से अब तो दो बात है। एक हाँ थोड़ी मतलब भाजपा को ये बात बोलनी चाहिए, हम्म भाजपा जो नैरेटिव वॉर में अभी जो पीछे है कि हम्म यदि, क्योंकि अपोजिशन का क्या है कि इन्होंने डेमोक्रेसी पे हमला किया है, हाँ डेमोक्रेसी को ये कर हाँ दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये है वो। हम्म भैया यदि हमने इतनी बड़ी बात की है, हम्म, काम किया है, तो आप ये बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दो, हाँ सुप्रीम कोर्ट से ये बिल को रद्द करवा दो। हम्म कोर्ट हैज अ पावर टू, क्या आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बिल हाँ रिव्यू करने का हाँ है उनके पास पावर। चेकर, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम बोलते कोर्ट इज द चेकर ऑफ, हाँ हैं, यस जुडिशियल रिव्यू उसको बोलते हैं। जुडिशियल तो, रिव्यू। हाँ, तो आप वहां पे वो करा दो। तो आप वो नहीं कर रहे, आप परसेप्शन बना रहे हो कि डेमोक्रेसी होगी। यदि भाजपा ने, यदि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी बात कर दी कि मतलब एकदम देश से डेमोक्रेसी जो एकदम बेसिक एसेंशियल फीचर वो छीन ली, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में आप इस पे स्टे ले लो या बिल को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कैंसिल करा दो। ठीक है, आई थिंक ये बीजेपी को प्रोपोगेट करना चाहिए कि यदि गलत हमने किया, मतलब आपके पास है, पर उनको भी पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत नहीं, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू इट, ये कुछ भी नया नहीं। 11 मई के पहले की चीज को रिबहाल, मतलब फिर से बहाल करने वाली बात। तो मेरे ख्याल से नैरेटिव वॉर में अभी आप लेड इंडिया अलायंस आगे इस चीज में। अरविंद केजरीवाल इसका मतलब अगेन कोई भी इश्यू होगा तो इस पे दोष देंगे, उनके लिए वो एक पंचिंग बैग मिल गया है कि उनके अगेन वो काम करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, पर जहां पे भी वो फेल होंगे या जहां पे भी वो नहीं कर हाँ, पाएंगे वहां पे वो इस चीजों को ब्लेम करेंगे। पर और ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल हवा में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बिल का कुछ वो नहीं था, मतलब तो मतलब बेसिकली ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट लाया इसलिए बिल की जरूरत पड़ी, वरना सेंटर को बिल की कोई जरूरत नहीं थी। सब चीजें मतलब नॉर्मली चल रही थी। अब वो बिल आ गया है तो वो कह रहे हैं कि अरे ये क्या कर दिया, अब हम लोग काम कैसे करें।
तो भाई अब काम नहीं कर सकते हो तो हट जाओ। मतलब अगर एक आम आदमी के उससे समझेंगे कि अब कर ही नहीं सकते हो काम, तो वहां पे बैठने का क्या फायदा, अब चुनाव का क्या फायदा है और किसी मेरे ख्याल चीज। से हाँ, अगेन और ये भी बात है कि आप काम कर सकते हो, बाकी सबने काम किया है। हम्म शीला हम्म जी ने किया, सुषमा जी ने किया, मदनलाल खुराना ने किया, साहिब सिंह वर्मा ने किया, सबने इसी में ही काम किया। हम्म हम्म किन्हीं को कुछ और जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हाँ वो सब इसमें काम कर सकते हैं, तो हम्म, आप भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। और ये कहना, आई थिंक ये कहना कि कोई हमसे जान करके बदला ले रहा है और दिल्ली के लोगों से बदला ले रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी गलत हो जाता है। मतलब मैंने किसी से सुना था कि चाहे नेता कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर वो जब सरकार में आ जाता है तो जनता का भला तो चाहता है। वो एक चीज चाहता है कि वो वापस पावर में आए, लेकिन वो इसलिए चाहता है ताकि वो और भला कर सके और उसका नाम हो सके। कोई नेता ये नहीं चाहता है कि मैं आऊं और जनता का बंटाढार कर दूं। तो ये कहना कि जनता के खिलाफ सरकार है, ये आई थिंक ये कहीं ना कहीं। नैरेटिव की वॉर है। अब हाँ हाँ। पता है क्या चिपकता है, क्या चिपक जाएगा नहीं, पर पता ये हो सकता है कि ये चीज उल्टी भी पड़ जाए ना, अगर आप इस चीज को लेके चल रहे हैं कि वो लोग दिल्ली से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके चिपक भी पीछे। पड़ सकती है, हो सकता है चिपक भी जाए। ये भी हो सकता है कि जनता में चिपक भी जाए, अच्छा, उसका रिस्पॉन्स भी हो, हाँ। तो ये तो जनता पे तय करना, और जो ये मैसेज फैला रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी पे तय होना है कि क्या। हम्म, हम्म। ठीक है, ठीक है। आई थिंक इस पे तो देखते हैं अब आगे, क्योंकि हो ही गया पास, तो सब कुछ ही हो गया, अब तो बिल कुछ बचा है नहीं। मेरे ख्याल से दो चीज जो बहुत की है, मतलब जो की टेक अवे, कि ऑब्वियसली कुछ बिल में अलग नहीं हुआ है कोई हम्म डेमोक्रेसी को सबड्यू करने की, कोई बड़ा जो सिस्टम चलते आ रहा था वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से हुआ था, मतलब उसको फिर से रिबहाल किया गया है। नैरेटिव वॉर में कहीं ना कहीं आप लेट्स एनडीए आगे है, बीजेपी वो नैरेटिव वॉर में कहीं ना कहीं पीछे पड़ रही है, जिसका हो सकता है उसे खमियाजा भी भुगतना पड़े, मतलब ठीक है, बट प्रोबेबली दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट टू वेल और टू द मासेस। तो ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि ये है। और बाकी समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल कितना इसको, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं चैलेंज करने, या फिर इसको ऐसा बहाना की तरह यूज करते हैं अपने। पर एक चीज जो लास्ट वाले डिस्कशन में हम लोगों ने की थी कि केजरीवाल का INDI को सपोर्ट इस बिल तक ही है, उसके बाद हो सकता है कि वो सपोर्ट, मतलब वो नहीं जाए उनके साथ। ये भी समय बताएगा ये भी कि देख अरविंद सकता है। केजरीवाल को जो चाहिए था पार्लियामेंट में सपोर्ट वो मिल गया, हाँ, अब सपोर्ट मिल गया लेकिन काम उनका नहीं हुआ। हाँ काम नहीं हुआ। हाँ। अब अब बारी है बाकी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट लेने की। इनके हम्म सपोर्ट से कांग्रेस के एमपी जीते पंजाब में, दिल्ली में। हम्म। तो समय बताएगा कि ये अलायंस मतलब रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है तो क्यों नहीं रहता है। आज तो उन्होंने मेरे ख्याल से चिट्ठी भी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए, जो उन्होंने हम्म। समर्थन किया। तो ये दोस्ती कितनी चलेगी, कितनी लंबी चलेगी, देखते हैं। चलिए, ठीक है, देखते हैं फिर और क्या। चलिए फिर, थैंक यू सारे जो लोगों ने जो उन्होंने वीडियो देखा, हमारे साथ टाइम दिया दिया। एक रिक्वेस्ट है सबसे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी नहीं किया है, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, और ऑल्सो ये भी डालें कि आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस बारे में जानना चाहते हैं, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, जिस टॉपिक में आप ज्यादा से व्यू जानना चाहते हैं, वो टॉपिक भी जरूर मेंशन करें सो दैट हम उस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें। थैंक यू। और साथ में एक और चीज, अगर आपको लगता है कि इस डिस्कशन का पार्ट आप बनना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम रिव्यू करके और फिर कोशिश करेंगे कि थैंक यू। आप